हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। मैं शालिनी गोयल आज फिर लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने एक स्टोरी, एक कहानी जिसका शीर्षक है हीरे मोतियों की वर्षा। तो एक समय की बात है कि एक गांव में एक पंडित रहता था। उसके पास धन संपत्ति तो कोई थी नहीं। गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाकर उनके माँ बाप जो थोड़ा बहुत कुछ दे देते थे तो उनसे गुजारा चलाता था। इस प्रकार वे गरीबी से जीवन बिता रहा था। हाँ, उसे वेदर्भ मंत्र आता था। वह मंत्र ऐसा चमत्कारी था कि उसे पढ़ने पर आकाश से हीरे मोती आदि जवाहरातों की वर्षा हो सकती थी। पर वह मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब नक्षत्र, चांद, सितारों का खास योग बनता हो, और यह योग वर्ष में केवल एक बार कुछ ही मिनटों के लिए बनता था। ये बताना कठिन था कि किस घड़ी में यह योग बनेगा, इसीलिए बेचारा पंडित ऐसा चमत्कारी मंत्र जानते हुए भी उसका फायदा न उठा पा रहा था। उस योग को पकड़ने के लिए कौन वर्ष भर रात को आकाश में देखता रहता। गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने का फैसला लिया। उसके साथ उसका एक प्रिय शिष्य भी चल पड़ा। वह शिष्य अनाथ था, पंडित के साथ ही रहता था। गांव से काफ़ी दूर आने पर पंडित और उसके चेले को एक घने जंगल में से गुजरना पड़ा। उस जंगल में डाकुओं के गिरोह रहते थे, जो मौका पाते ही उधर से जाने वाले यात्रियों को लूट लेते थे। एक डाकू दल की नज़र जंगल के से जाते पंडित और उसके चेले पर पड़ी। बस क्या था, डाकू उन दोनों पर टूट पड़े, उनकी पोटलियाँ खोल डाली। उसमें सत्तू के सिवा कुछ मिला ही नहीं। डाकुओं ने दोनों की तलाशी ली, उन्हें फूटी कौड़ी भी ना मिली। पंडित बोला, डाकू सरदार जी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। सरदार बड़ा ही क्रूर था। उसने पंडित को एक पेड़ से बंधवा दिया और बोला, मेरा नाम फूंगा सिंह है, मैं पत्थरों से भी तेल निकाल लेता हूँ। मैं तेरे घर वालों से पैसे वसूल करूँगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमारे अपने चेले को गाँव बेचकर 500 रुपये मंगवा ले। पंडित बेचारा डरकर थर-थर कांपने लगा। चेले ने उसे ढांढस बंधाया, गुरुजी, मैं गांव जाकर कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूँगा, आप चिंता ना करो। 1-2 दिन में लौट आऊँगा, पर आप वेदर्भ मंत्र के बारे में किसी को मत बताना, वरना डाकू आपको सदा के लिए बंदी बना लेंगे। चेला चला गया। रात आई, सर्दियों के दिन थे, ठंड बढ़ने लगी। पंडित ठंड से ठिठुरने लगा। भगवान से मदद मांगने के लिए पंडित ने आकाश की ओर देखा तो चौंक उठा। आज आकाश में चांद, सितारों, नक्षत्र का वह महायोग बन रहा था जिसमें वेदर्भ मंत्र पढ़ा जा सकता था। अपनी जान छुड़ाने के उतावलेपन में वह चेले की चेतावनी भूल गया। पंडित बोला, सरदार, अगर मैं आकाश से जवाहरातों की वर्षा कर दूं तो मुझे छोड़ दोगे? मुझे वेदर्भ मंत्र आता है। पहले तो डाकू सरदार ने सोचा कि ठंड के मारे पंडित को दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने सोचा कि इसकी बात आजमाने में हर्ज क्या है। पंडित को खोल दिया गया। पंडित ने स्नान किया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र समाप्त होते ही आकाश से प्रकाश की धारा सी नीचे आई। उसी धारा के साथ डगमगाते हीरे, मोती, नीलम, माड़ियों की बौछार सी आ गई। डाकू खुशी से उछल पड़े। सरदार के आकाश पर सभी डाकू जवाहरात चुनने लगे। सरदार ने जैसे ही आदेश दिया, सभी डाकू जवाहरात चुनने लगे। सारे जवाहरात चुनकर चद्दर में लपेटकर पोटली बांधी ही जाने वाली थी कि एक और डाकू दल वहां आ धमका। दूसरे दल के सरदार ने हवा में गोली चलाते हुए कहा, यह सब जवाहरात हमारे हवाले कर दो। डाकू फूंगा सिंह बोला, भाई मोहर सिंह, इस पंडित को ले जाओ ना, इसे वह मंत्र आता है जिससे आसमान से हीरे मोती की वर्षा होती है, इसी ने तो ये वर्षा करवाई है। डाकू मोहर सिंह ने पंडित को दबोचा। पंडित, चल हमारे लिए वर्षा करवा। पंडित हकलाया, अब वर्षा नहीं हो सकती, मुहूर्त निकल गया है। क्रोधित मोहर सिंह ने अपनी तलवार पंडित की छाती में घुसेड़ दी। उसके साथ ही दोनों डाकू दलों में युद्ध छिड़ गया। कई घंटों मार काट मची। सभी डाकू मारे गए, केवल दोनों सरदार बचे और आपस में लड़ते रहे। दोनों बराबर की टक्कर के थे।
दोनों बहुत थक गए तो हाँफता हुआ फूंगा बोला, भाई मोरे, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, सब मारे गए हैं, हम दो ही तो बचे हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। मोहर सिंह को भी यह बात जच गई, वह मान गया। दोनों डाकुओं के सारे जवाहरात पोटली में बांध लिए। उन्हें बहुत जोर की भूख लग रही थी। थकान ने भूख और बढ़ा दी। उन्होंने फैसला किया कि पहले कुछ खाया जाए, फिर इत्मीनान से बैठकर जवाहरात का बंटवारा करेंगे। एक जवाहरात की पहरेदारी करेगा, दूसरा निकट की बस्ती से जाकर खाना लाएगा। खाना लाने कौन जाएगा, इसका फैसला सिक्का उछाल कर हुआ। उन्होंने जवाहरात वाली पोटली एक पेड़ की खो में छिपा दी। निकट ही मोहर सिंह मोर्चा बांधकर पैरे पर बैठ गया। फूंगा सिंह खाना लेने चला गया। फूंगा सिंह के जाते ही मोहर सिंह ने सोचा, फूंगा सिंह को रास्ते से हटाकर सारे जवाहरात पर अकेले कब्जा किया जा सकता है। मैं क्यों इसे हिस्सा दूं? मैं घात लगाकर बैठूंगा, जैसे ही वह खाना लेकर लौटेगा पीछे से हमला करके एक ही बार में उसका काम तमाम कर दूंगा। बस ऐसा निर्णय कर मोहर सिंह फूंगा सिंह के लौटने के रास्ते में एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। उधर बस्ती की ओर जाता फूंगा भी सोचने लगा कि मोहर सिंह को यमलोक बेचकर सारे जवाहरातों को हड़पा जा सकता है। आखिर मोहर सिंह का हक क्या है? दाल भात में मूसल चंद की तरह आकूदा था। फूंगे ने बस्ती में पहुंचकर खूब हलवा पूड़ी खाई। फिर मोहर सिंह के लिए हलवा पूड़ी लेकर उसने उसमें जहर मिला दिया और पोटली बांधकर वापस लौटने लगा। जैसे ही फूंगा सिंह बड़े पत्थर के पास से गुजरा, उसके पीछे छिपे मोहर सिंह ने पीठ की ओर से उसे भाला मारा। भाला दिल को चीरता हुआ छाती से बाहर निकला। फूंगा वहीं ढेर हो गया। मोहर सिंह ने ठाका लगाया। फिर वह फूंगा सिंह का लाया खाना खाने बैठ गया। खाना खाते ही मोहर सिंह का शरीर ऐंठने लगा और वह तड़प तड़प कर मर गया। जब पंडित का चेला वापस लौटा तो उसे वहां पंडित और डाकुओं की लाशें बिछी मिली। उसने माता पिता, गुरुजी, तुमने डाकुओं को मंत्र की बात बताने की मूर्खता कर ही डाली। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच से सर्वनाश हो जाता है। हीरे मोतियों और सोने का लालच तो बहुत ही बुरा होता है। इसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर सैटरडे को हम एक नई कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।